मेरा मध्य प्रदेश का है और मेरा मध्य प्रदेश की खबर लेकर हाजिर हूं। राहुल सौमित्र मेरा नाम है। उज्जैन से खबर है, योगेश्वर टेकरी पर बने मकान में भीषण आग लग गई है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। पास में बना एक मकान भी चपेट में आ गया। दोनों मकान जलकर खाक हो गए। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। आक्रोश हाई है। क्यों आक्रोश आई है, एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहडोल से, जहां सीएम मोहन के दौरे के दौरान हंगामा हो गया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इधर भोपाल में प्रदेश भर के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का भोपाल में जमावड़ा लगा है। यहां 25,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही। भोपाल से एक और तस्वीर है। यहां पर आरजीपीवी नए ग्रेडिंग में फर्जी वाले मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घेर लिया। कहा कि आपने तो फर्जी नए ग्रेडिंग ली है, आपने फर्जी दस्तावेज दिखा दिए। फिर उसके बाद कुलगुरु का चेहरा उतर गया वहां के, है ना। अगर कोई विरोध करता है तो कुलगुरु, चूंकि कुलपति को मध्य प्रदेश में कुलगुरु कहा जाता है, चेहरा उतरा हुआ है उनका, माननीय कुलगुरु का। देख लीजिए आप लोग। अब फिर ग्वालियर आ जाइए। यहां के सीवर की समस्या इतनी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए तो उनको स्थानीय लोगों का भी साथ मिल गया। और जब स्थानीय लोगों का साथ मिला तो फोन घुमा दिया गया माननीय मंत्री को और विधायक को। उन्होंने सुना ही नहीं। माननीय मंत्री ने भी नहीं सुना और विधायक ने भी नहीं सुना। हो सकता है उनको लगा होगा कि ये पार्षद लेवल का काम है, लेकिन यही जनता भी जब आप वोट मांगने आए कह दे तो क्या होगा, है ना। बड़ी सीधी सी बात है, जनता कई बार कह देती है। और किसानों का हल्ला बोल भी देखने को मिला है। कहां पे? जबलपुर में। एक तो 4 महीने बेचारे अपनी फसल को बोएं, देखें, आपदा विपदा झेलें, और उसके बाद जब अपना धान बेचने जाएं तो उनको पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। और बातें इनसे ऐसी करवा लीजिए कि लगेगा किसान सबसे टॉप प्रायोरिटी है इनकी, है ना। बातें करवा लीजिए, बस लच्छेदार बातें होती है। बहरहाल गौमांस के खिलाफ प्रदर्शन कहां हुआ है? भोपाल में। यहां पर जो महापौर हैं उनको रावण तक बता दिया गया है। कहा गया है कि वो इस्तीफा दें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, अगर आपको जानना हो, कोई मैसेज आ रहा हो आपके मोबाइल पे कि 8वें वेतनमान में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। इतनी भी जानने की क्या जल्दबाजी है? क्योंकि आजकल ना एपी के फाइल लोग भेज दे रहे हैं, उसमें आप फंस जा रहे हैं। मैं मोबाइल रख लेता हूं जेब में, तब बताता हूं खबर। 8वें वेतन आयोग को लेकर इंटरनेट पर सर्च तेजी से बढ़ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं साइबर ठग। वो जान रहे हैं कि आप सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये जानना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है, व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक मैसेज भेज रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं। अब जैसे आपने ये लिंक क्लिक की, फंस गए आप उनके जाल में, है ना। वो यही तो चाह रहे हैं कि आप उस लिंक को क्लिक करिए कि आपकी सैलरी। अच्छा, ये जो आता है आपके पास मैसेज, ऐसा लगता है कि एकदम सरकारी है, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बताइए, ऐसा कौन सा विभाग होगा, आप लोग भी काम कर रहे हैं, कि बेवकूफ़ी है पूरी तरीके से। ऐसा कौन सा विभाग होगा कि बताएगा कि 8वें वेतनमान की कितनी सैलरी बढ़ रही है? नहीं बताएगा ना कोई विभाग। तो मत चेक कीजिए प्लीज, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आठवें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसको जानने के लिए यहाँ डाउनलोड करिए। तो इसमें कई लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में, चूंकि आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग आने वाला है, इस तरह से सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। उसको देखते हुए जो स्कैमर्स हैं उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है और इस तरह की एपी का फाइल भेज रहे हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जितने भी एंड्रॉयड यूज़र है, कि एपीके को कभी भी थर्ड पार्टी या अननोन रिसोर्स से डाउनलोड करना ही नहीं है। अगर प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे भी उसकी आप जांच कीजिए, उसका सोर्स क्या है, एप्लीकेशन का डेवलपर कौन है। अगर आपको व्हाट्सएप पे या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाकर एपीके को डाउनलोड करना पड़ रहा है, तो आप उसको डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि जितनी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है उनके अंदर कुछ ऐसी परमिशंस होती है जो हमें नहीं देना चाहिए। अरे, 8वें वेतनमान के तहत आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी ये तो पता चल ही जाएगा। तो एपीके फाइल क्लिक नहीं करना है ना, एकदम नोट कर लीजिए। मुरैना जिले में चंबल नदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है।
प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो सवालों के घेरे में क्यों? बीते 5 दिनों से कार्रवाई सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक सिमटी हुई है, एक लिमिटेड एरिया में, जबकि जिले के 20 से ज्यादा घाटों पर खुलेआम अवैध उत्खनन जारी है। प्रशासन ने करीब 15,000 ट्रॉली रेत को मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया, लेकिन इससे माफियाओं के हौसले कम नहीं हुए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेताओं और अधिकारियों और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। नेशनल हाईवे और शहर की सड़कों पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां दौड़ रही हैं, अवैध रेत मंडियां सज रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी प्रशासन की निष्क्रियता की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पूरे जिले में सख्त और समान कार्रवाई होगी या अभियान कागजों तक सीमित हो जाएगा? भाई अगर कहीं कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासनिक टीम तो बहुत अच्छा, गुड, लेकिन सेलेक्टेड अप्रोच नहीं होना चाहिए ना। हर जगह कार्रवाई कीजिए जहां पर अवैध रेत उत्खनन हो रहा है। सरकार को सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये भाजपा के जितने भी नेता हैं सरेआम ये उत्खनन करा रहे हैं और इस पर प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर कार्रवाई हुई है तो बताएं, उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं उनको, सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए। बाकी धरातल पर आप जाके देखिए, धरातल पर सरेआम मंडियां लग रही हैं। लगभग अभी तक 7 जेसीबी और 4 हाइड्रा कार्रवाई में लगे हैं और उसमें 1 सैकड़ा से अधिक का बल हमारा पुलिस और वन विभाग का लगा हुआ, जो कि लगातार रेत के विनिष्टीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग जो है 13,000 ट्रॉली रेत का विनिष्टीकरण किया गया। उससे पहले 6,000 ट्रॉली का विनिष्टीकरण किया। आज भी कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में लगभग 3 करोड़ 84 लाख का रेत अनुमानित जो है विनिष्ट किया गया। अब देखिए, अब बताना पड़ रहा है कि मैं जिंदा हूं। ये भाई साहब हैं, ये लेटर लेके चले गए हैं साहब के पास, कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। ये मामला सिंगरौली का है। यहां एक महिला अपने जीवित पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर विधवा पेंशन ले रही है, साथ ही कोर्ट के आदेश पर पति से गुजारा भत्ता भी वसूल रही है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ विधवा पेंशन भी और पति से गुजारा भत्ता भी। पति हाथों में तख्ती लेकर अपने जिंदा होने के सबूत दे रहा है कि देख लीजिए मैं सशरीर खड़ा हूं, ऐसा बता रहा है। मामला बैढ़न जनपद पंचायत के करसोसा गांव का है। चंद्रवली पटेल ने बताया कि 30 साल पहले उसकी शादी अंजोरिया पटेल से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद होने लगा, जिससे उसने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद पहली पत्नी ने 2014 में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करा दी। 18 में न्यायालय ने पहली पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। तब से वो गुजारा भत्ता दे रहा है। इसके बावजूद भी पहली पत्नी विधवा पेंशन का लाभ उठा रही है। फिलहाल जिला पंचायत सीईओ बैढ़न जनपद पंचायत सीईओ को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। औरत हमारा विधवा पेंशन ले रही है और शादी हुआ है मान लीजिए 25-30 साल पहले। हम चाहते हैं सर कि हमारा इंक्वायरी होना चाहिए। ये जांच की जा रही है और कितने महीने से ये सारी चीज़ें या कितने साल से ये चीज़ें हो रही हैं, इस पे उनसे जैसे जांच प्रतिवेदन हमें उपलब्ध हो जाएगा वैसे ही संबंधित जो भी इसमें दोषी होंगे, संबंधित अधिकारी चाहे कर्मचारी हों, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस तरीके के गलत तथ्य प्रस्तुत करके और अगर इस तरीके के शासन से लाभ लिया है उनके लिए भी हमारे पास जो भी प्रोविजन होंगे उसके तहत कार्रवाई करेंगे। सिवनी दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष को एक मामले में जमकर फटकार लगाई। ये परास पानी गांव में आयोजित उनके कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी युवक ने भरी सभा में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह पटेल पर जातिगत अपमान करने का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के बीच हुई तीखी बातचीत का वीडियो हमारे पास है, आप सुनना चाहते हैं? प्ले कीजिए जरा। आपका नाम क्या है? धनंजय सिंह नाम है मेरा। अरे धनंजय सिंह ठाकुर हो? जी नहीं, पटेल हूँ मैं। पटेल इनका भांजा हूँ। हाँ, एक बात सुनो, अब तू आदिवासी गाली दी तूने? नहीं, मैंने कोई गाली नहीं दी। एक बालिका वाला मामला है, उस मामले में वो भी आदिवासी बालिका है, इनका कोई मामला था तो समझाया था
उस बात को लेके ये राजनीति कर रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। वो बालिका भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा, वो भी आदिवासी समाज की बालिका है, लड़की का मामला है इसमें। 15 दिन में यहाँ पे तू तैयार कर ले जी जी, या अपना इस्तीफा दे दे जी। मैं वो सबूत सहित आपके सामने पेश कर दूंगा। या तो तू तैयार कर ले, समझौता कर ले, या इस्तीफा दे दे। इंदौर से बड़ी खबर है। लाइसेंसी बंदूक से एक शख्स ने खुद को गोली मार ली है। लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी, गोली लगने से शख्स की डेथ हो गई। कोर्ट के आदेश पर मॉर्गेज लोन लेने घर पहुंची थी बैंक कर्मी। निजी में काम करता था मृतक हेमंत ब्रह्मवंशी। विजयनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के वक्त घर में पत्नी और बड़ा बेटा मौजूद था। अंशुल, क्या हुआ कि लाइसेंसी बंदूक से खुद को शख्स ने गोली मार ली? कोर्ट का क्या आदेश था? कौन यहां पे लोन लेने पहुंचा था? जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम जो है वो कोर्ट से आदेश होने के बाद एक मॉर्गेज लोन की कुर्की के लिए जो है वो मकान पर पहुंची थी, और इसी को लेकर के हेमंत ब्रह्मवंशी जो है वो परेशान हुए थे। और जब ये पूरी कार्रवाई ऊपरी मकान पर चल रही थी तो नीचे वे आए और नीचे आकर के उन्होंने अपनी खुद की लाइसेंसी जो बंदूक थी उससे खुद को गोली मार ली। जब पूरी घटना हुई थी तब इंदौर पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक के जो कर्मचारी थे, जो कुर्की करने वाले अधिकारी होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे, और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम जो है ये हो गया। हालांकि घर से चंद कदम की दूरी पर ही हॉस्पिटल है। जैसे पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृतक जो है वो घोषित कर दिया गया है। पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में निकल करके सामने आया कि कोर्ट के आदेश पर ही जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और मॉर्गेज लोन की कुर्की को लेकर के पूरी कार्रवाई जो है ये की जा रही थी। हेमंत ब्रह्मवंशी जो है वो खुद एक पब्लिक कोऑपरेटिव बैंक में जो है वो काम करते थे, और लगभग 1 से 2 करोड़ के बीच के पूरे मॉर्गेज लोन की जो राशि है ये बताई जा रही है। हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर के पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। एफएसएल की टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची, और ये देखा जा रहा है कि क्या हेमंत का कुछ विवाद हुआ था। जो यहाँ पर टीम पहुंची थी उससे कुछ कहा सुनी हुई थी, उसके बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ। इसे लेकर के पूरी जांच जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ पुलिस के द्वारा ये भी देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो यहाँ पर लोग पहुंचे थे, जो अधिकारी पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, किस प्रक्रिया के तहत वो ये पूरी कार्रवाई कर रहे थे। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आ चुका है कि बैंक से जो आदेश मिला था उसी आदेश का पालन करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे थे, और उनके द्वारा ये पूरी कुर्की की कार्रवाई जो है ये की जा रही थी। इसी को लेकर के फिलहाल जो परिजन हैं उनसे भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि हेमंत ब्रह्मवंशी जो है क्या इसी से परेशान थे या इसके अलावा कोई और भी कारण जो है वो हो सकता है। फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, और यहाँ पर सभी तमाम वो सबूत जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले में स्थिति ये स्पष्ट हो पाएगी कि विवाद का कारण क्या रहा है, और जो हेमंत ने ये पूरा कदम उठाया इसके पीछे का कारण क्या रहा है। इसे लेकर के फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है, और उसके बाद ही किसी निर्णय पर जो है पुलिस पहुंचेगी। जी धन्यवाद अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। केशकाल से खबर यह है कि गारका गांव में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इलाज के दौरान बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा की मौत हो गई। 6 जनवरी को जमीन को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों सगे भाई हैं, दोनों को गिरफ्तार किया है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।